हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है इसरो की तरफ से, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये वैकेंसी निकल कर आ रही है। और यूनिट कौन सा है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार की यूनिट है, ठीक है। और ये फॉर्म की नोटिफिकेशन आपकी जारी की गई है 26 अप्रैल, यानी आज ही के दिन ये जो है नोटिफिकेशन निकली है। और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट भी आज ही से हो गए हैं। और फॉर्म फिलिंग एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या रखी गई है? तो एप्लीकेशन की लास्ट डेट आपकी 16 मई रखी गई है, ठीक है। कितनी वैकेंसी है, कौन कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो ITI, ठीक है, ITI और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये वैकेंसी होने वाली है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए, ऐसी ही जॉब अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो इस वैकेंसी की डिटेल हम जानेंगे। क्वालिफ़िकेशन क्या रखी गई है, एज रिलैक्सेशन आपको कितना मिल जाएगा, और पे स्केल क्या होने वाली है, सारा कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपनी वैकेंसीज़ को जानते हैं कि वैकेंसी कौन कौन सी है। तो यहाँ पर फर्स्ट वैकेंसी आपको दिख रही होगी सिनेमेटोग्राफी की, है ना। सिनेमेटोग्राफी या फोटोग्राफी की वैकेंसी है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, ठीक है, 2 वैकेंसी है। और इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको सिनेमेटोग्राफी या फोटोग्राफी में डिप्लोमा होना चाहिए, फर्स्ट क्लास, ठीक है। नेक्स्ट अगर वैकेंसी की बात करें तो ये है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की ये वैकेंसी है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो पोस्ट जो है 2 है, ठीक है। और ये क्या दे रखा है? ये पोस्ट कोड दे रखा है, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा, इसके रिगार्डिंग आगे बातें हुई हैं, ठीक है। अब इसमें क्या आपको चाहिए? तो इसमें भी आपको इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग की, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 रखी गई है। और इसमें जो है, इसमें आपका जो है डिसिप्लिन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। और पे स्केल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। पे स्केल क्या है? 44,900 से 1,42,400 रुपये आपका पे स्केल यहाँ पर इन पोस्टों के लिए रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। और मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपका जो है डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी की अगर बात करें तो यांत्रिक इंजीनियरिंग यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है। और इसमें आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा 3 ईयर का होना चाहिए, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 रखी गई है। आपका कंप्यूटर साइंस में जो है 3 साल फर्स्ट क्लास BSc विद कंप्यूटर साइंस, आपका BSc होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें भौतिकी यानी फिजिक्स की, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 रखी गई है, 2 है। और ये आपका BSc होना चाहिए और मेन सब्जेक्ट आपका BSc में फिजिक्स होना चाहिए। और मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री आपका जो है अनुषंगी विषय होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें भौतिकी तैनाती स्थल BRLS, ठीक है, यानी फिजिक्स में। और ये भी, इसमें भी आपका क्या होना चाहिए? BSc होना चाहिए विथ फिजिक्स आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, और मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री आपके अनुषंगी सब्जेक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइब्रेरी असिस्टेंट A की पोस्ट है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, ठीक है। इसमें आपको क्या मांगा गया है? ग्रेजुएशन इन फर्स्ट क्लास, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए 3 साल का। और ये क्या होना चाहिए? आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान समकक्ष में प्रथम श्रेणी से आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए, यानी डिग्री, मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस की, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट पोस्ट की, तो ये है रसायन यानी केमिकल की। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 10 वैकेंसी है। और इसमें क्या मांगा गया है
कि आपका 10th होना चाहिए प्लस ITI, ठीक है, 10th प्लस ITI, या फिर ITI नहीं है तो आपके पास नेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ITI आपका कहाँ से होना चाहिए? NCVT से होना चाहिए। किन किन ट्रेड में होना चाहिए? तो इन डिसिप्लिन में से किसी एक में आपका NCVT से ITI होना चाहिए, यानी केमिकल अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल में, या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल में, या मेंटेनेंस मैकेनिक केमिकल प्लांट में, या लेबोरेटरी साइंटिस्ट असिस्टेंट केमिकल प्लांट में। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें नेक्स्ट केमिकल PCR की, ठीक है, PCR यूनिट केमिकल की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 1 है। इसमें क्या मांगा गया है? इसमें भी वही मांगा गया है, 10th और ITI होना चाहिए NCVT से, ठीक है। अगर आपके पास ITI नहीं है तो आपके पास नेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए केमिकल अटेंडेंट ऑपरेटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मेंटेनेंस मैकेनिक में। और नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है और इसमें आपसे क्या मांगा गया है? 10th प्लस ITI NCVT से होना चाहिए आपका, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। नेक्स्ट अगर इलेक्ट्रीशियन PCR यूनिट की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है और इसमें आपसे 10th प्लस ITI मांगा है NCVT से, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिटर की, ठीक है, फिटर की यहाँ पर अच्छी पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 17 है और इसमें आपका फिटर ट्रेड NCVT से होना चाहिए और ITI 10th प्लस ITI NCVT से आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ITI नहीं है तो आपके पास नेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिटर PCR यूनिट की, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 रखी गई है और यहाँ पर आपको 10th प्लस ITI होना चाहिए NCVT फिटर ट्रेड से, ठीक है। देन मशीनिस्ट की पोस्ट है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है मशीनिस्ट में, तो आपका मशीनिस्ट ITI होना चाहिए 10th प्लस ITI मशीनिस्ट NCVT से होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की भी अच्छी पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 13 है और इसमें भी आपको क्या होना चाहिए? 10th प्लस ITI NCVT से होना चाहिए। यहाँ पर SCVT के लिए कोई यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया है, तो SCVT के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे, आपका ITI NCVT से ही हुआ होना चाहिए। डीजल मैकेनिक की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 3 है और इसमें आपसे मांगा गया है 10th प्लस ITI होना चाहिए डीजल मैकेनिक में NCVT से, ठीक है। यंत्र मैकेनिक यानी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है और इसमें आपको 10th प्लस ITI NCVT से होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड से, ठीक है। नेक्स्ट प्लम्बर की वैकेंसी है, प्लम्बर की 2 वैकेंसी है यहाँ पर, इसमें जो है 10th प्लस ITI प्लम्बर ट्रेड से आपका होना चाहिए NCVT से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पंप परिचालक यानी पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक की, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है और इसमें आपसे मांगा गया है 10th प्लस ITI आपके पास होना चाहिए पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक ट्रेड से NCVT से, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए ये क्या है? भारी वाहन चालक लाइसेंस धारी डीजल मैकेनिक यानी डीजल मैकेनिक विथ हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 3 रखी गई है और इसमें मांगा गया है आपका 10th होना चाहिए ITI से डीजल मैकेनिक ट्रेड और NCVT से आपका होना चाहिए और आपके पास वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइवर लाइसेंस भी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एयर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड से है, 1 वैकेंसी है यहाँ पर और इसमें आपको 10th प्लस ITI होना चाहिए NCVT में रेफ्रिजरेशन ट्रेड से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सिविल ट्रेड की, ठीक है। सिविल ड्राफ्ट्समैन यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, तो इसमें आपका 10th प्लस ITI होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन सिविल में NCVT से, ठीक है। देन क्या है? मैकेनिकल की 1 वैकेंसी है, इसमें 10th प्लस ITI होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में NCVT से, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसमें प्रयुक्त संक्षिप्त वर्णन आप देख सकते हैं
फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आय और भत्ते की और एज रिलैक्सेशन की। ठीक है, एज रिलैक्सेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो पोस्ट कोड 2 से 6 है ना, 2 से 6 किसके लिए है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है। उनका जो सैलरी है यहाँ पर, तो उनकी सैलरी यहाँ पर क्या होगी, वैज्ञानिक सहायक साइंटिफिक असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट, इन तीनों की सैलरी और एज क्या होगी, तो इनकी सैलरी होगी 63,758 रुपये प्रति माह। ठीक है, पर मंथ की ये सैलरी है। साथ ही आपको यहाँ पर क्या क्या मिल जाएगा, मूल वेतन, महंगाई भत्ता प्लस मकान का किराया और परिवहन भत्ता भी साथ में इंक्लूड है। यानी टोटल अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर 80,000 पर मंथ के आसपास आपकी सैलरी बन जाएगी। और एज की बात करें तो यहाँ से 18 से 35 वर्ष एज होनी चाहिए, जनरल के लिए ये एज है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स अभी बार का जो फॉर्म आया है रिसेंटली वो नहीं फिल कर पा रहे हैं एज की वजह से, तो वो यहाँ पर आकर फाइट कर सकते हैं। इसरो भी अच्छी खासी वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है, गवर्नमेंट जॉब है आपकी परमानेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लें यहाँ पर तकनीशियन ब्रिज टॉट्समैन, यानी जो ITI वाली पोस्ट है, ठीक है, उनकी यहाँ पर क्या है 30,814 रुपये प्रति माह। साथ में आपको TADA भी मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, आपको मकान किराया भत्ता भी मिल जाएगा। यहाँ भी एज लिमिट आपकी क्या रखी गई है, 18 से 35 वर्ष जनरल वालों के लिए रखी गई है। OBC को यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा इन दोनों पोस्ट के लिए, और SC ST जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये कैरियर प्रोग्रेशन। ठीक है, इसरो एक ऐसी यूनिट है जहाँ पर आप जाकर आपको यहाँ पर आगे जो प्रमोशन की है, ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि अभी जिस पोस्ट पे आप जा रहे हैं आगे कई सालों तक आप उसी पोस्ट पर रहेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर इंटरनल एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं, आपका परफॉर्मेंस देखा जाता है, देन उसके बाद आपका यहाँ पर प्रमोशन भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें साफ साफ इन्होंने लिखा है, इसरो वृत्तिका प्रगति के लिए योग्यता पदोन्नति योजना के अंतर्गत रिक्ति के उपलब्धता के आधार पर, अगर ऊपर के पोस्ट रिक्त हैं तो उनकी जो है उपलब्धता के आधार पर उच्च स्तरों के अलावा अति उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। ठीक है, आवधिक योग्यता आधारित निष्पादन समीक्षा प्रणाली के द्वारा सराहनीय अभ्यर्थियों को पदक्रम में वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो अच्छे काम किए रहेंगे उन अभ्यर्थियों को क्या हो सकता है, उनका प्रमोशन हो सकता है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी हम देख लेते हैं, एप्लीकेशन फ़ी कितनी रखी गई है। तो जो पोस्ट कोड 2 से 10 तक है उन पोस्ट के लिए कितनी फ़ी रखी गई है, एप्लीकेशन फ़ी 250 रुपये रखी गई है। ठीक है, 250 रुपये जनरल और OBC कैंडिडेट्स, EWS कैंडिडेट्स के लिए है। लेकिन आपको फॉर्म फिलअप के टाइम 750 रुपये देने होंगे। 500 रुपये आपसे एक्स्ट्रा लिया जा रहा है कि अगर आप फॉर्म फिल करके एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो उन कैंडिडेट्स को 500 रुपये रिफ़ंड नहीं होंगे। अगर आप फॉर्म फिल करके एग्ज़ाम में बैठते हैं, आप एग्ज़ाम देते हैं, देन उसके बाद आपका 500 रुपये यहाँ से रिफ़ंड कर दिया जाएगा। ठीक है, और एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर मात्र 250 रुपये है। 750 में से आपको 500 रुपये रिफ़ंड कर दिया जाएगा आफ्टर एग्ज़ाम। ठीक है, और SC ST और ऑल फीमेल कैंडिडेट और EX सर्विसमैन के लिए यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर 750 रुपये सबमिट करने होंगे। देन आपके आफ्टर एग्ज़ाम 750 रुपये रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। देयर इज़ नो रिफ़ंडेबल एप्लीकेशन फ़ी, 250 रुपये से आपको रिफ़ंड नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, आवेदन शुल्क महिलाएं जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, PWBD हैं, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, और भूतपूर्व सैनिक के लिए 750 रुपये जिन उम्मीदवारों को भुगतान से छूट दी गई है उनको पूरा प्रतिदेय का भुगतान किया जाएगा, यानी पूरे पैसे उनके रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट
पोस्ट कोड 11 से 26 तक के जो पोस्ट कोड हैं उनके लिए यहाँ पर आवेदन शुल्क क्या है, 100 रुपये है। ठीक है, उनके लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये है। और आपको जो शुरू में आप फॉर्म भरेंगे तो टोटल आपको 500 रुपये देने होंगे आफ्टर एग्ज़ाम। अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं देन उसके बाद आपको इसमें से 400 रुपये रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। जो ओबीसी और जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। यहाँ भी SC ST और जो है PWBD जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं और सभी महिलाएं और EX सर्विसमैन हैं उनको जो है पूरी फ़ीस सबमिट करनी होगी 500, लेकिन एग्ज़ाम में बैठने के बाद आपको वो 500 रुपये रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं दस्तावेज को अपलोड करना, यानी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म फिलअप के टाइम क्या क्या देने होंगे। तो हाल ही में लिया गया आपका पासपोर्ट रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होने चाहिए। स्टैंडर्ड आपको दे दिया गया है JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, 40 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये डायमेंशंस दे रखी है 110x140 पिक्सल की आपकी फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, तभी अपलोड होगी। देन यहाँ पर सिग्नेचर का फॉर्मेट दे रखा हुआ है। ठीक है, सिग्नेचर का फॉर्मेट आपका जो है 20 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप SC ST हैं तो उसका सर्टिफिकेट, विकलांगता है आप में तो उसका सर्टिफिकेट, और भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। फिर ये सिलेक्शन प्रोसीजर आप देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा यहाँ पर, तो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए यहाँ पर देख सकते हैं ये जो तकनीशियन सहायक, वैज्ञानिक सहायक और पुस्तकालय सहायक हैं ड्रॉट्समैन भी, उनके लिए यहाँ पर 1.5 घंटे का पेपर होगा। 80 क्वेश्चंस होंगे, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और 1 नंबर पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और निगेटिव मार्किंग यहाँ 0.33 की निगेटिव मार्किंग रखी गई है। ठीक है, 0.33 की यानी 1/3 निगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है। और फिर इसका एक रिटन टेस्ट होगा और फिर क्या होगा, स्किल टेस्ट रखा गया है। स्किल टेस्ट टोटल 100 नंबर का आपका स्किल टेस्ट होगा और ये कैसा होगा, क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको पास क्राइटेरिया क्या लगाया गया है, पास क्राइटेरिया यहाँ पर 80 अंक में से आपको 32 अंक मिनिमम लाने होंगे। ठीक है, ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए हैं और जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनको 80 में से 24 नंबर आपको मिनिमम लाने होंगे। और स्किल टेस्ट में 100 में से 50 नंबर और अनरिजर्व कैंडिडेट्स, जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनको 100 में से 40 अंक मिनिमम लाने होंगे, तभी वो मेरिट लिस्ट में आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया फॉर स्किल टेस्ट के लिए कैसे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, तो अभ्यर्थियों को क्या होगा कि 1:5 रेशियो में आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, यानी एक वैकेंसी पे आपको 5 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके एग्ज़ाम सेंटर्स कहाँ कहाँ पर बनाए जाएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर्स कहाँ कहाँ पर बनाए जाएंगे ये भी आप देख सकते हैं। तो ये आंध्र प्रदेश की कौन कौन सी सिटी, गुंटूर, विशाखापट्टनम और तिरुपति में। ठीक है, इन 3 जगहों पर आंध्र प्रदेश में आपके एग्ज़ाम सेंटर होंगे। देन उसके बाद क्या है कि आप मुंबई में एग्ज़ाम सेंटर होगा, मुंबई में और नागपुर में महाराष्ट्र के। ठीक है, फिर असम में एग्ज़ाम सेंटर है, बिहार, चंडीगढ़, नई दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक। ठीक है, केरल और मध्य प्रदेश। देन इधर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा, चेन्नई, मदुरई ये सारे तमिलनाडु में हैं। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, यूपी में सिर्फ लखनऊ में आपके एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के देहरादून में जो है आपका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आपका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। ठीक है, तो ये रही इम्पोर्टेंट जानकारी। अब अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, तो अप्लाई जो भी कैंडिडेट्स एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, वो जो है इसरो सार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म की लास्ट डेट मैंने आपको बता दी, फॉर्म आज से फिल होना स्टार्ट हो गए हैं और आपकी लास्ट डेट 16 मई
होगी इस फॉर्म की। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं वो इस फॉर्म को ज़रूर फिल करेंगे। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, परमानेंट जॉब है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऐसे ही आगे जॉब अपडेट्स पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।